नमस्कार दोस्तों, बुद्धा क्लासेज के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है भूगोल के एक मुख्य शाखा खगोलिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी के बारे में अध्ययन करेंगे। खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में, तारे के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, उल्का पिंड के बारे में, इन सभी के बारे में अध्ययन हम किसमें करते हैं? खगोलिकी में करते हैं। किसमें करते हैं? खगोलिकी में। खगोलिकी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। खगोलिकी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स क्या है कि विशाल आकाश गंगाओं का समूह। किसका समूह? विशाल आकाश गंगाओं का समूह, जिसमें छोटे से छोटे बिंदु से लेकर के बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं को शामिल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। जो हमारा ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कब हुई? आज से 15 अरब वर्ष पहले। कितने अरब वर्ष पहले? आज से 15 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। किसने बताया? स्टीफन हॉकिंस ने। किसने? स्टीफन हॉकिंस ने। स्टीफन हॉकिंस ने एक पुस्तक लिखी है, समय का संक्षिप्त इतिहास। समय का संक्षिप्त इतिहास, इंग्लिश में कहते हैं इसको ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? आज से 15 अरब वर्ष पहले हुई। किसने बताया? स्टीफन हॉकिंस ने। किस पुस्तक में बताया? समय का संक्षिप्त इतिहास में बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यद्यपि जो नवीनतम अध्ययन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। ठीक है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि आज से 15 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में किन तत्वों की अधिकता मिलती है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है। कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाले क्या है? तत्व हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। कौन है? बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में इसको कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, जिसका प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। किसने किया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया। कब? 1894-96 में जॉर्ज लेमेंतेयर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में उनके इस काम को आगे बढ़ाया रॉबर्ट वेगोनेर ने। किसने? रॉबर्ट वेगोनेर ने उनके इस काम को आगे बढ़ाया और इससे संबंधित विचार दिया 1967 में। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? विशाल आकाश गंगाओं का समूह, जिसमें छोटे से छोटे बिंदु से लेकर के बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं को सम्मिलित किया था, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। या सिंपल भाषा में कहें तो आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। जिसकी उत्पत्ति कब हुई? आज से 15 अरब वर्ष पहले हुई। किसने बताया? स्टीफन हॉकिंस ने। किसमें बताया? तो अपनी पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास में बताया। इसको इंग्लिश में कहते हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, कि आज से 15 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके जो नवीनतम खोजें हैं उसके आधार पर पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें किन तत्वों की अधिकता मिलती है? तो किसकी अधिकता मिलती है? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता मिलती है।
जो हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी। कौन है? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन 1894-96 में किसने किया? जॉर्ज लेमेंतेयर। किसने किया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में उनके इस काम को आगे किसने बढ़ाया? रॉबर्ट वेगोनेर ने। किसने बढ़ाया? रॉबर्ट वेगोनेर ने उनके इस काम को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त जो हमारा ब्रह्मांड है इसके उत्पत्ति से संबंधित और बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे एक सिद्धांत है ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत। ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एडविन हब्बल। किसने किया? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल महोदय ने कौन सिद्धांत दिया? ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत दिया। और एडविन हब्बल ने अपने इस ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत में बताया कि वर्तमान समय में भी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। और वर्तमान समय ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। मतलब कहने का यह है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो तारों के बीच की भी दूरी बढ़ेगी, ग्रहों के बीच की भी दूरी बढ़ेगी, ग्रहों से उपग्रहों के बीच की भी दूरी बढ़ेगी। या किसने बताया? एडविन हब्बल ने बताया। किस सिद्धांत में? ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत में बताया। जैसे आप सिंपल सा देखिए, जैसे कोई गुब्बारा है जिसमें कई सारे कलर के छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। अगर गुब्बारा पिचका हुआ तो वो कण छोटे छोटे रहते हैं और पास पास में रहते हैं, लेकिन जब हम उसमें हवा भरते हैं तो गुब्बारे का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो गुब्बारे का आकार बढ़ेगा तो उस पर जो कलर वाले डॉट हैं उसका भी आकार क्या होगा? बढ़ेगा। और उनके बीच में जो दूरी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो उसी प्रकार से आज भी हमारे ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। और यह किसने बताया? एडविन हब्बल ने। किसने बताया? एडविन हब्बल महोदय ने बताया कि आज भी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अपने किस सिद्धांत में? ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत में बताया। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? आपने पढ़ा कि विशाल आकाश गंगाओं का समूह। किसका समूह? विशाल आकाश गंगाओं का समूह, जिसमें छोटे से छोटे बिंदु से लेकर के बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं को शामिल किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? आकाश गंगा। क्या पढ़ेंगे? आकाश गंगा। लेकिन आकाश गंगा से पहले एक बिंदु आता है निहारिका। क्या आता है? निहारिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं? नेबुला। निहारिका या नेबुला। तो निहारिका या नेबुला क्या है? कि आकाश गंगा के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। किसके? आकाश गंगा के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के बादल मिलते हैं। ठीक है? आकाश गंगा के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था जो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? बादल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है? पहले लोग जानते थे कि नेबुला और आकाशगंगा क्या है? एक ही है, लेकिन बाद में जब अध्ययन हुआ तो पता चला कि निहारिका और गैलेक्सी में क्या है? अंतर है। तो निहारिका किसे कहते हैं? आकाश गंगा के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, जो किसका बादल होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का बादल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। ठीक है? तो निहारिका या नेबुला के बाद फिर क्या आता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा। गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी। तो आकाशगंगा या गैलेक्सी क्या है? वैसे हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? कि विशाल तारों का समूह। किसका समूह? विशाल तारों का समूह, जिसका एक केंद्र और तारों से बनी 3 घूमती हुई क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। विशाल तारों का समूह, जिसका एक केंद्र और तारों से बनी 3 घूमती हुई क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज।
आकाशगंगा केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। और आकाशगंगा की जो तीसरी या बाहरी भुजा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के बादल मिलते हैं, जहां पर क्या होता है? नए तारों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए तारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो नए तारों का निर्माण कहाँ होता है? आकाशगंगा की तीसरी या बाहरी भुजा में नए तारों का निर्माण होता है। और जो नया तारा वहां बनेगा वो एक दिन घूमते घूमते कहां पर आएगा? बल्ज पर आएगा। और बल्ज पर आएगा तो एक दिन उसका क्या होगा? विनाश हो जाएगा। तो पुराने तारों का विनाश कहां पर होता है? बल्ज पर होता है। और बल्ज पर क्या मिलते हैं? ब्लैक होल। क्या मिलते हैं? ब्लैक होल। बल्ज पर क्या मिलते हैं? ब्लैक होल, या हिंदी में इसे कहते हैं कृष्णवीवर। क्या कहते हैं? कृष्णवीवर। ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है? भारतीय मूल के एक भौतिक विज्ञानी थे यश चंद्रशेखर। कौन थे? यश चंद्रशेखर। उन्होंने एक नियम दिया, एक बिंदु बताया कि जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, वो तारा अपने अंतिम अवस्था में ब्लैक ड्वार्फ क्या बनेगा? ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, मतलब काला बौना। क्या बनेगा? काला बौना। और जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 सौ द्रव्यमान से अधिक या सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा, वो तारा अपने अंतिम अवस्था में क्या बनेगा? ब्लैक होल। क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। तो ब्लैक होल क्या होता है कि जब तारे की अंतिम अवस्था आती है, मतलब जब वह लाल दानव बनता है, लाल दानव बनने के बाद क्या होता है, फिर वह न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा बनने के बाद फिर वो जो है उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद उसका जो नाभिक है, जब वो टूट करके नीचे गिरता है तो उसके अंदर से जो प्रकाश होता है, जब वो ऊपर की ओर जाता है, लेकिन ग्रेविटी ज्यादा होने के नाते वह उससे प्रकाश को बाहर जाने नहीं देता है और वो अपने अंदर क्या कर लेता है? खींच लेता है और उसके वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसके बारे में पता हमको कैसे चलता है कि उससे लगातार क्या निकलती रहती हैं? रेडियो तरंगें। क्या निकलती रहती हैं? रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं। किससे? ब्लैक होल से। तो ब्लैक होल की उपस्थिति के बारे में हमें किससे पता चलता है? रेडियो तरंगों के बारे में पता चलता है। तो ये जो ब्लैक होल हैं, ब्लैक होल कहां पर मिलते हैं? बल्ज पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं? बल्ज पर। बल्ज पर क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहां पर पुराने तारों का विनाश होता है। और कौन से तारे से जो है ब्लैक होल बनता है? जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान से ज्यादा होता है या चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है, वो तारे अपनी अंतिम अवस्था में क्या बनते हैं? ब्लैक होल। क्या बनते हैं? ब्लैक होल। और ब्लैक होल जो है ब्रह्मांड के लिए किसका काम करते हैं? गुरुत्वीय केंद्र का। किसका काम करते हैं? गुरुत्वीय केंद्र का काम करते हैं। कौन? ब्लैक होल। किसके लिए? ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि भाई केंद्र पर है और यह सभी भुजाओं को क्या किया? आपस में बांधे है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी टूट करके क्या हो जाती? अलग हो जाती। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? विशाल तारों का समूह जिसका एक केंद्र और तारों से बनी 3 घूमती हुई क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें लगभग कितनी आकाशगंगाएं हैं? 1 खरब। कितनी है? 1 खरब। 100 अरब या 1 खरब आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं। और इन 1 खरब आकाशगंगाओं में एक हमारी आकाशगंगा है, उसका क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग पहले मानते थे कि स्वर्ग में बहने वाली कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो इसको क्या कहते थे? मंदाकिनी। मंदाकिनी के अलावा इसे एरावत पथ। क्या कहते हैं? एरावत पथ कहा जाता है। ठीक है। और मिल्की वे किसे कहते हैं? कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का वह भाग जो हमारे पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। तो ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब या 1 खरब। और इन 1 खरब आकाशगंगाओं में एक हमारी आकाशगंगा है जिसका क्या नाम है?
मंदाकिनी है। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी को और क्या कहते हैं? एरावत पथ। क्या कहते हैं? एरावत पथ। और मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला कहते हैं। तो ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 अरब या 1 खरब। और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब या 1 खरब। प्रत्येक आकाश गंगा में भी लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब या 1 खरब हैं। ये जो आकाश गंगा है इसका शेप कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा है? सर्पिलाकार। आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा है? स्पाइरल है। कैसा है? स्पाइरल है। ठीक है। जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं का विस्तार लगभग कितना होता है? 80,000 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 80,000 प्रकाश वर्ष होता है। इसके अलावा जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, मंदाकिनी के सबसे पास की आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा। कौन है? एंड्रोमेडा। या हमारे वहां इसको कहते हैं देवयानी। क्या कहते हैं? देवयानी। हमारी क्वेश्चन पूछा है ये कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे पास की आकाशगंगा कौन है? तो कौन है? एंड्रोमेडा या देवयानी है। ठीक है। और एंड्रोमेडा या देवयानी पृथ्वी से, कहां से? पृथ्वी से बिना टेलीस्कोप की सहायता के देखी जाने वाली सबसे दूर की वस्तु है। ठीक है। पृथ्वी से बिना टेलीस्कोप की सहायता से सबसे दूर स्थित दिखाई देने वाली वस्तु कौन सी है? एंड्रोमेडा या देवयानी है। ठीक है। तो एंड्रोमेडा या देवयानी हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे पास की आकाशगंगा है। आकाशगंगाओं का विस्तार कितना है? लगभग 80,000 प्रकाश वर्ष। कितना है? 80,000 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। क्या है? लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से तय की गई दूरी को कहते हैं। और प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? खगोलीय दूरी। क्या नापते हैं? खगोलीय दूरी। 2 आकाशीय पिंडों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है। 2 आकाशीय पिंडों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं, जिसको हम किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष से। किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष से मापते हैं। जबकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। और एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक कितना बराबर होता है? 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक कितना होता है? 3.2 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? 2 आकाशीय पिंडों के मध्य की खगोलीय दूरी को मापते हैं। जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं? खगोलीय एकक। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं या खगोलीय एकक कहते हैं, जो लगभग कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसे हम लगभग में कहते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। जबकि 2 आकाशीय पिंडों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष से। किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष से। जबकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक। कौन है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। तो हम पढ़ रहे थे क्या? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं? विशाल तारों का समूह जिसका एक केंद्र और तारों से बनी 3 घूमती हुई क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। बल्ज पर क्या होता है? पुराने तारों का विनाश होता है। इसलिए यहां पर क्या मिलते हैं? ब्लैक होल। क्या मिलते हैं? ब्लैक होल।
और ब्लैक होल किसका काम करते हैं? ब्रह्मांड के लिए गुरुत्वीय केंद्र का काम करते हैं। ब्लैक होल कब बनता है? जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान से ज्यादा होता है, वो तारा अपने अंतिम अवस्था में क्या बनता है? ब्लैक होल बनता है। और जिस तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर होता है या उससे अधिक होता है, उससे कम होता है, वो अपने अंतिम अवस्था में क्या बनता है? ब्लैक डॉर्फ। क्या बनता है? ब्लैक डॉर्फ। और ब्लैक होल की उपस्थिति के बारे में हमें पता कैसे चलता है? रेडियो तरंगों से, क्योंकि उनसे लगातार रेडियो तरंगें क्या होती हैं? निकलती रहती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब या 1 खरब। कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब या 1 खरब। और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं? 100 अरब या 1 खरब तारे हैं। ठीक है, ये जो 1 खरब आकाशगंगाएं हैं, इन 1 खरब आकाशगंगाओं में हमारी आकाशगंगा कौन है? मंदाकिनी। कौन है? मंदाकिनी या एरावत पथ है। कौन है? एरावत पथ। और मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, जो आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगाओं का आकार कैसा है? सर्पीला आकार। कैसा है? सर्पीला आकार है। और जो हमारा सूर्य है, सूर्य अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में। कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में। सूर्य अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष, या इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। तो हमने पढ़ा कि आकाशगंगा किसे कहते हैं? विशाल तारों का समूह। तो हम क्या पढ़ेंगे? तारे के बारे में। किसके बारे में? तारे के। तो अगला हमारा पॉइंट क्या आता है? तारा। स्टार। तारा या स्टार। तो तारा या स्टार क्या है? देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तारा ही एक केवल ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है या आकाशीय पिंड है जिसके पास अपनी खुद की लाइट और एनर्जी है। इसके अलावा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उन किसी के पास में भी अपनी लाइट और एनर्जी नहीं है। आकाशगंगाएं भी हमको किसके लाइट से चमकती दिखाई देती हैं? तारे के। किसके? तारे के। तो तारा किसे कहते हैं? गैसों के बने वे विशाल आकाशीय पिंड। किसके? गैसों के बने वे विशाल आकाशीय पिंड जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होता है, और वह उस ऊर्जा और प्रकाश को लगातार ब्रह्मांड में क्या करता है? विसर्जित करता रहता है। ऐसे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। तो तारा किसे कहते हैं? कि गैसों के बने वे विशाल आकाशीय पिंड जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होता है, और वह उस ऊर्जा और प्रकाश को लगातार ब्रह्मांड में विसर्जित करता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। जो तारा है, तारे की संरचना के 2 मुख्य तत्व कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। और कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना होता है? 70%। कितना होता है? 70%। और हीलियम कितना होता है? 28%। कितना होता है? 28%। तो तारे की संरचना के 2 मुख्य तत्व कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है। इसके अतिरिक्त फिर पूछता है पॉइंट की तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब सोर्स ऑफ स्टार एनर्जी। तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया है। किसकी क्रिया है? नाभिकीय संलयन की क्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन किसमें बदलता रहता है? हीलियम में। किसमें बदलता रहता है? हीलियम में। और एक समय ऐसा आता है कि जब पूरा हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है? हीलियम में। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाएगा तो नाभिक क्या होता है? टूट जाता है, और तारा क्या होता है? अंत में फिर समाप्त हो जाता है। जो छोटा होगा वो ब्लैक डॉर्फ बनेगा, और जो बड़ा होगा वो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, तो तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया है। इसके अतिरिक्त आप देखते होंगे
कि तारे जैसे वही वैसे तो दूर से देखने पर तारा सभी हमको पीले दिखाई देते हैं, लेकिन बेसिकली तारे कई रंग के होते हैं। ठीक है, जैसे जो नया नया तारा होता है वो नीले रंग का होता है, जो मिडिल स्टेज वाला होता है वो पीले रंग का होता है, जो लास्ट स्टेज वाला होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो जो तारे का रंग है, किसका रंग, तारे का रंग, तारे का रंग किसका सूचक है, उसके ताप और आयु का। किसका सूचक है, ताप और आयु का। तारे का रंग किसको डिनोट करता है, उसके टेम्परेचर और एज को। तारे का कलर किसको डिनोट करता है, उसके टेम्परेचर और एज को। जो नया नया तारा होता है वह किस रंग का होता है, नीले रंग का। किस रंग का होता है, नीले रंग का। जो मिडिल स्टेज वाला होता है वो पीले रंग का, और जो लास्ट स्टेज वाला होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है। जैसे सूर्य जो है किस रंग का है, पीले रंग का। किस रंग का, पीले रंग का मध्यम अवस्था वाला तारा है। जैसे आप नया नया गैस सिलेंडर खरीदते हो और लगाते हैं जब आप चूल्हे पे, तो शुरू में जैसे जब स्टार्टिंग का समय चलता है तो नीले रंग का चलता है, फिर जैसे जैसे कम होता जाता है वो पीला होता है, और जिस दिन खत्म होना होता है वो लाल रंग का होकर के बंद हो जाता है। तो वैसे तारे में भी है कि जो नया नया तारा होता है वो किस रंग का होता है, नीले रंग का। मिडिल स्टेज वाला पीले रंग का, और लास्ट स्टेज वाला किस रंग का होता है, लाल रंग का। किस रंग का, लाल रंग का। तो तारे का रंग किसका सूचक है, उसके तापमान और आयु का सूचक है। ठीक है। और प्राचीन समय में लोग दिशा का ज्ञान, किसका ज्ञान, दिशा का ज्ञान। भाई से दिन के समय में तो सूर्य दिखाई दे रहा है तो पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण हमको पता है, लेकिन रात जब दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था तो नाविक जब नाव लेकर के अपनी जाते थे तो उस समय कैसे दिशा पता करते थे, तो किसकी सहायता से, तारे की सहायता से। किसकी सहायता से, तारे। और कौन तारे, ध्रुव तारे। किसकी सहायता से, ध्रुव तारे की सहायता से प्राचीन समय में लोग दिशा का ज्ञान करते थे। ठीक है। तो प्राचीन समय में लोग दिशाओं का ज्ञान किसकी सहायता से करते थे, तारे की सहायता से। किस तारे की सहायता से, ध्रुव तारे की सहायता से प्राचीन समय में लोग दिशाओं का ज्ञान करते थे। जो हमारा सौर मंडल है, या ऐसे प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य। सूर्य के बाद कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे 4.2 प्रकाश वर्ष कितना दूर है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद कौन है, साइरस। कौन है, साइरस, या इसको हम कहते हैं डॉग स्टार। क्या कहते हैं, डॉग स्टार। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य, सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद कौन है, साइरस या डॉग स्टार है, जो हमसे 8.6 प्रकाश वर्ष कितना दूर स्थित है, 8.6 प्रकाश वर्ष साइरस हमसे दूर स्थित है। ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन इसमें पूछता है कि सौरमंडल के सबसे निकट का तारा कौन है, तो सौरमंडल के सबसे निकट का तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा सूर्य, सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद कौन है, साइरस या डॉग स्टार है। और रात के समय सर्वाधिक चमकीला दिखाई पड़ने वाला तारा कौन है, साइरस या डॉग स्टार। कौन है, साइरस या डॉग स्टार रात के समय सर्वाधिक चमकीला दिखाई पड़ने वाला तारा है, जो हमारे पृथ्वी से कितना दूर है, 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और सौरमंडल के सबसे निकट का तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य है। कौन है, सूर्य। और सूर्य के बाद कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्राचीन समय में लोग दिशाओं का ज्ञान किससे करते थे, तारे की सहायता से। किस तारे की सहायता से, ध्रुव तारे की सहायता से। तारे का रंग किसको डिनोट करता है, उसके तापमान और आयु को। जो नया नया तारा होगा वो नीले रंग का, जो मिडिल स्टेज वाला होगा वो पीले रंग का, और अंतिम अवस्था वाला लाल रंग का होगा। तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन किसमें बदलता रहता है, हीलियम में बदलता रहता है, और उसी से तारे को क्या होती है, ऊर्जा मिलती है।
तारे की संरचना के दो मुख्य तत्व कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 70% और हीलियम कितना होता है? 28% होता है। तारे के अंतर्गत 2 पॉइंट और आते हैं, जैसे एक आता है क्वासर्स और पुल्सर। क्वासर्स, तो क्वासर्स क्या होता है कि ये तीव्र गति से तीव्र गति से घूमने वाला एक तारा होता है जिससे लगातार, एक चीज याद रखिएगा, लगातार क्या निकलती रहती हैं? रेडियो तरंगें। क्या निकलती रहती हैं? रेडियो तरंगें। ठीक है, तीव्र गति से घूमने वाला वह तारा जिससे लगातार क्या निकलती रहती हैं? रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वासर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासर्स। और क्वासर्स के अंतर्गत एक और फिर आता है तारे के अंतर्गत पुल्सर। क्या आता है? पुल्सर। तो पुल्सर मतलब पल्स से बना है, ऐसे पल्स हमारा स्पंदन करती है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जिससे रेडियो तरंगे, कौन तरंगे? रेडियो तरंगे किस रूप में? स्पंदन के रूप में। किस रूप में? स्पंदन के रूप में निकलती हैं, पल्स के रूप में निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्सर। और ये दोनों जो है आकाश गंगा के केंद्र के पास में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन? क्वासर्स और पुल्सर। तो क्वासर्स क्या है कि तीव्र गति से घूमने वाला तारा जिससे लगातार रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं। और पुल्सर क्या है कि तीव्र गति से घूर्णन करने वाला तारा जिससे रेडियो तरंगें स्पंदन के रूप में या रुक रुक करके निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्सर कहा जाता है। ठीक है, इस बात से फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।